केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम लोगों ने हेलोजनेशन पढ़ लिया है। अब उससे मिलते जुलते दो रिएक्शन और है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, उसको भी हम लोग पहले कर लेते हैं। तो एक सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं, वो आपके पास है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या है, एक डिफिकल्ट रिएक्शन है एज कंपेयर टू हेलोजनेशन। तो यहां पे हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो होगा कंसंट्रेटेड HNO3। तो हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 को लेके क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करवाना काफी डिफिकल्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो काफी हाई लेना पड़ता है। तो पहले समझते हैं क्या होता है। तो अगर आप मान लो नाइट्रेशन पहली बार करवाना चाह रहे हो, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, लिक्विड। तो ये क्या होता है, लिक्विड आपका होता है। तो अब लिक्विड होता है, तो अगर आप मान लो जैसे इसको हीट करोगे, मान लो कि इसको मैंने हीट किया 200-300 डिग्री पे, तो रिएक्शन करवाने के लिए हीट करना पड़ेगा। जब आप ज्यादा हीट कर दोगे तो ये क्या चला जाएगा, वेपर फॉर्म में। तो जब वेपर फॉर्म में चला जाएगा तो ये नियरली 500-600 डिग्री के आसपास क्या होता है कि ये रिएक्शन करता है किससे, एल्केन से। तो अगर टेम्परेचर मान लो 500 डिग्री है और ये वेपर फॉर्म में है, तो ये किसी से भी रिएक्शन कर जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, किसी से भी रिएक्शन कर जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि ये भाई वेपर ना हो, ये लिक्विड ही रहे, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। मान लो 200 डिग्री पे मैंने रिएक्शन करवाया, उसमें लिक्विड है। पर जब लिक्विड होगा तो फिर मिथेन इथेन से रिएक्शन नहीं करेगा, फिर ये बड़े एल्केन से रिएक्शन करता है। तो लिक्विड जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हेक्सेन के पहले किसी भी लोअर एल्केन से रिएक्शन नहीं करता। मैं रिपीट करता, देखो क्या है, रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा वेपर। तो वेपर स्टेट में या वेपर फेज में क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड किसी से भी रिएक्शन कर जाएगा। पर अगर आप टेम्परेचर मान लो कम करते हो, ये चाहते हैं कि ये भाई लिक्विड रहे, वेपर ना हो, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लोवेस्ट एल्केन जो इससे रिएक्शन करता है वो हेक्सेन। तो पहले भाई लिखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में लो टेम्परेचर में तो जो लोवेस्ट एल्केन है वो आपका जो रिएक्शन करेगा वो आपका एल्केन है, मतलब वो आपका हेक्सेन है। तो हेक्सेन का हेक्सेन इज लोवेस्ट एल्केन which react with is lowest normal alkane, better होगा normal alkane लिख देते हैं, is lowest normal alkane which react with liquid nitric acid, ठीक है। तो लोवेस्ट जो होगा वो आपके पास होता है आपका हेक्सेन। अगर आप ब्रांचिंग कर दोगे तो उस केस में आइसोब्यूटेन जो है वो लोवेस्ट एल्केन जो नाइट्रेशन में जाता है, ठीक है कि आइसोब्यूटेन नॉर्मल एल्केन में जो है ओवरऑल पूछा तो आइसोब्यूटेन इज लोवेस्ट एल्केन which react with लिक्विड नाइट्रिक एसिड। तो लिक्विड नाइट्रिक एसिड के साथ जो लोवेस्ट जिसका मास कम है रिएक्ट करता है वो है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन आपके पास ये होता है, दिस इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेट चेन की बात करो तो जो लोवेस्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका हेक्सेन। पर अगर आप टेम्परेचर मान लो बढ़ाते हो, आपने कसम खाया कि नहीं रिएक्शन करना है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर भाई ये वेपर हो जाएगा और उसके बाद किसी से भी रिएक्शन कर लेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एट हाई टेम्परेचर जब ये क्या होगा, वेपर फॉर्म में होगा, तो इट कैन रिएक्ट विथ लोअर एल्केन ऑल्सो। तो क्या बोलेंगे, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग वेपर। इसको ध्यान रखना, बोलेंगे वेपर फेज नाइट्रेशन। तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर फेज नाइट्रेशन, इट कैन रिएक्ट विद एनी एल्कीन, ये किसी से भी रिएक्ट कर लेगा। तो ये क्या होता है, इट कैन रिएक्ट विद एनी एल्केन। तो ये किसी भी एल्केन के साथ इट कैन रिएक्ट विद एनी एल्केन।
तो ये किसी भी एल्केन के साथ भाई रिएक्शन कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पर इसमें एक बात याद रखनी है, आपने क्या खाया था कसम कि रिएक्शन करवाना है। अब रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, कम से कम 500 डिग्री और 600 डिग्री। तो उस समय कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो छोड़ो, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो उस समय कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड टूटता है। तो याद क्या रखना है कि मैं भी समझाता हूं, एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रेक। तो दोनों बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन दोनों बॉन्ड भाई टूट जाते हैं। अब समझते हैं, पहले नाइट्रेशन समझते हैं। वेपर फेस करवा रहे, देखो लिक्विड वाला तो भाई हेक्सेन के पहले कोई करता नहीं, बस इतना नॉलेज रखते हैं, लोअर वाले करवाते हैं। मान लेते हैं आपके पास है ये इथेन, पहले लेते हैं, पहले मीथेन लेते हैं, और आपके पास नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड लेना है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, 500 डिग्री, 500 डिग्री 600 डिग्री, उससे कम में नहीं होता। ज्यादा था वेरी हाई टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज वेपर फेज नाइट्रेशन। तो उस समय क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़, नाइट्रेशन का मतलब होता है कि NO2 जोड़ना है, तो क्या बनेगा CH3NO2। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि H की जगह NO2 जोड़ना है, NO2। नाइट्रेशन में देखो एक बात बहुत अच्छी है, हेलोजिनेशन में क्या आता, 2 हेलोजन 3 हेलोजन आ सकते थे। नाइट्रेशन में भाई ऐसी बात नहीं आएगी। नाइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि NO2 जो है, NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इवन वो हाईएस्ट है, -I पे भी बहुत ऊपर है, -M पे भी ऊपर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर एक NO2 जुड़ गया तो दूसरा NO2 नहीं आ पाएगा। तो नाइट्रेशन में याद रखना है कि नाइट्रेशन में हमेशा होता है मोनोनाइट्रेशन, पॉलीनाइट्रेशन कभी नहीं होता है। तो याद रखना है कि नाइट्रेशन इज ऑलवेज मोनोनाइट्रेशन। सिर्फ एक ही NO2 जुड़ेगा, 2 NO2 कभी नहीं जुड़ेगा। और याद रखना है कि पॉलीनाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो पॉलीनाइट्रेशन भाई नहीं हो पाता है। कैसा नाइट्रेशन होता है, मोनो। तो याद रखना है कि भाई मोनोनाइट्रेशन होता है, पॉलीनाइट्रेशन पॉसिबल नहीं, एक ही NO2 जुड़ता है, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन करा। अब देखते हैं आगे। अगर आपके पास होता है इथेन और आपने लिया कंसंट्रेटेड HNO3 और टेम्परेचर भाई 500 डिग्री, तो अब देखो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कोई भी तोड़ दो, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और NO2। साथ में क्या बोला कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रेक, ड्यू टू दिस बोथ मतलब ब्रेक करते हैं। तो क्या करना है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी भाई टूटता है, और साथ में जब टूटेगा तो क्या बनेगा CH3NO2। पर एक बात अच्छी है कि सिर्फ एक ही जुड़ेगा, तो 2-3 जोड़ने का टेंशन नहीं। तो जितने टाइप के बॉन्ड है सारे तोड़ने हैं। तो क्या याद रखना है, ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। याद रखना है ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हर टाइप का भाई बॉन्ड तोड़ना है, हर टाइप का बॉन्ड, ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हर टाइप का बॉन्ड। देखो क्या होगा, अगर आपके पास प्रोपेन है और हमने इसका रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और हीट मतलब 600-500 डिग्री टेम्परेचर है, हाइड्रोजन यहां का तोड़ेंगे, तो क्या क्या बनेगा, CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 CH NO2 CH3, ठीक है। अब हो सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाए, हो सकता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा CH3 CH2 NO2, और इधर वाले से क्या बनेगा,
CH3NO2। तो ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे। तो याद रखना है जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो सारे टाइप के आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ना होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रेशन। अब देखो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, वो था हैलोजिनेशन। बाकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ना सीईटी के लिए, ना जेईई मेन के लिए, ना जेईई एडवांस के लिए, ना नीट के लिए, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने सेकंड कर लिया नाइट्रेशन। अब छोटे छोटे कुछ रिएक्शंस और उनको फटाफट लिख लेते हैं। तो तीसरा आपके पास है सल्फोनेशन। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन, सबका एक ही मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सल्फोनेशन में जो रिएजेंट है वो एक कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको हम लोग कई बार बोलेंगे दिस इज फ्यूमिंग H2SO4, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ओलियम भी। ओलियम भी लिया जाता है इसमें। ओलियम मतलब H2S2O7, ठीक है, ये भी लिया जाता है ओलियम भी। करना क्या है, देखो बहुत मतलब सिंपल सा रिएक्शन है। तो वही कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना और हीट करना। इसको करवाने पे वही H की जगह ये जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2SO3H, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ये। तो H की और प्लस वही आपके पास इसका OH मैंने बाहर निकाला तो प्लस H2, सल्फोनिक एसिड ये बनेगा। बस सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बस ये करवाना है। तो ये रिएक्शन करवाना काफी डिफिकल्ट है, तो बहुत ज्यादा इसका यील्ड नहीं होता है। यील्ड ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, यील्ड ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, नॉट वेरी प्रिफर्ड रिएक्शन, और ना ही बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सल्फोनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, बस पता होना चाहिए कैसा ऐसा होता है। अब हम लोग इसमें करते आगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग पहला करेंगे कंबसन। तो अगर आपके पास एक एल्केन CnH2n+2, 2n+2 ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करते हो O2 के साथ, तो क्या बनेगा CO2 + H2O। अगर आप एल्केन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो क्या क्या बनेगा, तो बनेगा ऑक्सीजन, बनेगा CO2, ठीक है, यही बनेगा। बैलेंस करते हैं N, तो N ये ऑलरेडी 2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा N+1, ठीक है। ये ऑक्सीजन काउंट करोगे तो ऑक्सीजन काउंट करने पे देखो 3n+1/2, मेरे हिसाब से यही आएगा। ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन मेरे हिसाब से जो होगा, ऑक्सीजन आपके पास होगा n+n+1/2, और इसको करोगे तो यही आएगा। आप इसको करो के देखो तो ये आएगा बैलेंस 3n+1/2, यही आता है बैलेंस में। तो अगर आप एक एल्केन का कंबसन करते हो, एक एल्केन का कंबसन करोगे तो क्या बनेगा CO2 और H2O, ठीक है, ये कंबसन से। पर मान लो ऑक्सीजन की कमी होगी, हो सकता है भाई ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो क्या होगा आपके पास, ये करवाएंगे पार्शियल कंबसन। पार्शियल कंबसन का मतलब क्या है कि बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन, मतलब यहां पे क्या होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होगा तो दोनों में से किसी न किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखते क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा CN, बस ऐसे लिख लेते हैं एल्केन। इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करोगे, कोई भी एल्केन ले लो, तो इससे क्या बनेगा, फिर बनेगा CO और बनेगा H2O। तो याद क्या रखना है, जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो CO2 की जगह क्या बनता है CO, CO2 की जगह क्या बनेगा CO, ठीक है, CO बनेगा। और अगर आपने ऑक्सीजन देने में और कंजूसी कर दी तो कई बार देखो आपने देखा होगा ना, जब कभी आग लगाते हैं तो कुछ काले काले पार्टिकल निकलते हैं, कुछ ब्लैक ब्लैक पार्टिकल, वो ब्लैक पार्टिकल निकलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग कार्बन पार्टिकल। तो अगर आपके पास क्या है एल्केन है और अगर आपके पास है O2 और इसका क्या है वेरी लिमिटेड सप्लाई, मतलब बहुत थोड़ा सा दिया,
वेरी लिमिटेड सप्लाई। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास बनेगा कार्बन प्लस H2O। कार्बन का मतलब क्या होगा, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। तो कभी आग लगाते निकलते ना काले काले पार्टिकल, तो वही निकलेगा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या होता है, ये पार्टिकल हमारे बहुत यूज का होता है, ये पार्टिकल हमारे लिए बहुत यूज का है। कई बार इसको अलग से क्रिएट करते हैं, इसका यूज का होता है, इसका यूज होता है जेरोक्स की मशीन में, जो काले काले पार्टिकल होते हैं यही होता है। और कहा आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग फेस क्रीम फेस वॉश आते हैं जहां बोलते हैं ना इसके अंदर चारकोल है, डस्ट निकालेगा, वो यही है चारकोल। इसका यूज होता है काजल बनाने में, आंखों में जो काजल लगता है काजल बनाने में। जो फेस वॉश आते हैं ना आजकल चारकोल, एक्टिव चारकोल, वो यही है वो। इसका यूज करते हैं हम लोग इन सब चीजों में, इसका काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री पर्पज से। ठीक है, अब आप बोलो कि सर अगर ऑक्सीजन और कम, अरे इससे कम लोगे तो उसको बोलेंगे नो ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं हम लोग, दो वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। दो वर्ड सुने होंगे, मैं लिख देता हूं, रोस्टिंग और दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग इन द, मतलब इसका रोस्टिंग का मतलब होता है, सॉरी रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में करोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कैल्सिनेशन, या जिसको हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या आपके पास, पायरोलिसिस, या जिसको बोलते हैं क्रैकिंग। मान लो आपने क्या किया, एक डिब्बा लेते, एक बॉक्स, उसमें एल्केन को डाला, बंद किया और नीचे से हीट कर रहे हैं, एल्केन को डाला और हीट करे, तो उसको बोलेंगे पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है, बड़ा एल्केन छोटे छोटे एल्केन में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे जो होगा, जो हायर एल्केन होगा वो ब्रेक कर जाएगा लोअर एल्केन में। तो क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू लोअर एल्केन। तो पायरोलिसिस में क्या होता है, एक डिब्बे में भाई क्या किया, एल्केन को डाला, आग लगाया, तो बड़ा एल्केन छोटे छोटे एल्केन में, या एल्केन में टूट जाएगा, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। इसका हम लोग क्या होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, इथेन को मान लो, आपने इथेन को लिया और बस आपने एक डिब्बे में बंद किया इथेन गैस को और आग लगा दिया, और कसम खाया कि आग लगाएंगे कुछ ना कुछ करेंगे। अब हीट कर रहे, देखो हीट 500 डिग्री सामने चलेगा, 800 डिग्री, 1000 डिग्री, हीट करते जा रहे, कुछ ना कुछ तो होगा। इतना हीट किया, बॉन्ड तो टूटेगा। तो फाइनली क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये पायरोलिसिस, मतलब कि बहुत हाई हीट किया, 800 1000 डिग्री, मतलब 1000 डिग्री 1200 डिग्री में करते जा रहे, मतलब ये डिसाइड किया है कि आज कुछ ना कुछ करवा के रहेंगे, तब ये बनेगा। तो वही बड़ा एल्केन से एल्कीन और हाइड्रोजन गैस। मान लो अब आपके पास, और अगर आपके पास क्या है, जैसे प्रोपेन, हीट किया, पायरोलिसिस मींस हीट, बहुत हाई हीट, तो क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है कि भाई ये हाइड्रोजन निकल जाए दोनों, तो क्या बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकता है। या हो सकता है कि आपके पास भाई कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, और देखो CH3 तो अनस्टेबल होगा, तो उसको हाइड्रोजन भी देना पड़ेगा। तो सोचो अब एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो उस केस में एक बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मीथेन। आप करके देख लो, यही सब, मतलब इसको हीट किया तो क्या क्या बन सकता है, हाइड्रोजन निकल जाए और एक एल्कीन बन जाए, या ये बॉन्ड टूट जाए तो मीथेन बन जाए, एल्कीन बन जाए। तो ये मतलब जो पॉसिबल हो सकता है सब बना दो। तो इसको बोलते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। तो पायरोलिसिस या क्रैकिंग में क्या होता है, हम लोग एल्कोइन को हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे बड़ा एल्केन छोटे छोटे एल्केन में टूट जाता है। तो ये हमारे इसके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल रिएक्शंस करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है,
एल्केन का ऑक्सीडेशन देखो नहीं होता, जैसे कंबसन करवाया तो अगर आपके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान लो KMnO4, K2Cr2O7, तो एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। पर अगर आपके पास कोई टर्सरी एल्केन है और आपने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो क्या होगा, सिर्फ टर्सरी का तो ध्यान रखना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन ऑफ एल्केन आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पर टर्सरी वाले का हो जाता है। बट टर्सरी हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4, but tertiary hydrogen is oxidized by acidified KMnO4। टर्सरी वाला होगा तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो मींस जैसे CH3 CH3 तो ये देखो ये कैसा टर्सरी, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम और साथ में हीट, तो क्या बनेगा CH3C। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा कुछ और रिएक्शन छोटे मोटे हैं, लिख लेते हैं। तो एक होता है आपका आइसोमराइजेशन। अगर आपके पास एक एल्केन है, अगर आप इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ करो, तो AlCl3 के साथ में कई बार HCl भी लेते हैं, तो इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है और क्या बनता है CH3 CH3 और CH3, तो ये इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। अगर हम लोग AlCl3 के साथ प्लस HCl भी ले सकते हैं, मेनली इसमें ध्यान रखना AlCl3 के साथ अगर इसको हीट करेंगे तो इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। इसको अगर हीट करेंगे AlCl3 के साथ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा, एक ही CH3 ध्यान रखना, अलग करना है, वो भी आइसो पोजीशन पे आएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि आइसो पोजीशन पे आएगा तो ये मॉलिक्यूल बनता है। अब हम लोग इसमें करते हैं एक और रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। तो ये आइसोमराइजेशन हो गया, तो इसमें AlCl3 प्लस HCl लेते हैं और इसमें आपके पास क्या होता है, अब हम लोग इसमें एक रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन। तो अगर आपके पास कोई हायर एल्केन है जैसे हेक्सेन, अगर आप इसका रिएक्शन करते हो Al2O3 के साथ प्लस Cr2O3 और टेम्परेचर पर हीट करना है 500 डिग्री 600 डिग्री पे, तो इस समय इसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है और आपके पास बनता है बेंजीन। तो याद रखना हेक्सेन के एरोमेटाइजेशन से बेंजीन बनेगा। रिएजेंट क्या होता है, Al2O3 पर Cr2O3। अगर आपके पास हेक्सेन की जगह अगर आपके पास होता है हेप्टेन, अगर हेप्टेन नहीं है और अगर आप इसको हीट करते हो Al2O3 के साथ प्लस Cr2O3 और इसको हीट करेंगे, हेप्टेन है, तो आपके पास बनेगा बेंजीन प्लस CH3, तो मतलब आपके पास बनेगा टॉलिन। तो इसमें टॉलिन प्रोडक्ट आता है। तो क्या होता है कि
एल्केन का एरोमेटाइजेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 प्लस Cr2O3। इसमें एक रिएक्शन करते हैं दैट इज इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन जो होता है केमिस्ट्री में एक ही रिएजेंट देता है और उसका नाम है कार्बीन। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही रिएजेंट होता है गिवन बाय कार्बीन। अब कार्बीन क्या होता है, कार्बन अगर दो बॉन्ड बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन रखता है तो कार्बीन, कार्बन में दो बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन कार्बीन, कार्बीन में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो होता है क्या है कि अगर आपके पास है CH2N2 जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डाइएज़ोमीथेन। अगर आप डाइएज़ोमीथेन को अगर आप हीट करते हो, जब सनलाइट में रखते हो तो क्या बनता है CH2 कार्बीन प्लस बनता है N2 और N2 गैस रिलीज हो जाएगी ये कार्बीन। और ये कार्बन जो होता है वो इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्ट मतलब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जाके घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन देगा, ये देगा आपका इंसर्शन रिएक्शन। देखते हैं कैसा होता है। जैसे अगर आपके पास है CH3 और CH3, अगर आपने इसका रिएक्शन कराया CH2N2 के साथ और इसको हीट किया तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH2 और इसको बीच में ले जाके इंसर्ट कर दो, ये हर जगह इंसर्ट होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है इंसर्ट इन बोथ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड में भाई इसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इन बोथ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब चाहे इसको हाइड्रोजन में करो चाहे कार्बन कार्बन में करो तो दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3। ये इसका क्या आएगा प्रोडक्ट। अगर आपके पास मानते होता CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन अगर CH2N2 के साथ करोगे तो एक तो यहां भी इंसर्ट हो सकता है, तो एक तो बनेगा भाई ब्यूटेन, ये बनेगा। और साथ ही साथ अगर मान लो ये कार्बन, मान लेते ये जैसे कार्बन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, अगर ये जो मॉलिक्यूल है अगर ये यहां जाके इंसर्ट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं भी इंसर्ट हो जाए, बोला है कि हर जगह इंसर्ट होगा, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा CH3 CH CH3 और CH3। इसमें मेजर माइनर नहीं बता सकते, दोनों ठीक ठाक अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब समझ पड़ते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर आपको पता होना चाहिए। पर ये रिएक्शंस नीट या फिर सीईटी जैसे एग्जाम्स में आ सकता है। अगर आप मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर एक कैटलिस्ट है, तो आपके पास क्या बनता है मिथेनॉल, अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट होता है। अगर आप मीथेन का रिएक्शन करते हो ऑक्सीजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज याद रखना है, तो आपके पास क्या बनता है मिथेनॉल एल्डिहाइड प्लस वाटर। और अगर आप इथेन का रिएक्शन करते हो ऑक्सीजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट, ये एसीटेट है मैंगनीज एसीटेट, एसिटिक एसिड से आता है एसीटेट, तो आपके पास बनता है एसिटिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज एसिटिक एसिड, तो कंपाउंड क्या बनता है एसिटिक एसिड। और अगर आप एक लास्ट में करते हैं, अगर आप मीथेन का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, रिएक्शन विद स्टीम, तो बनता है CO गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ रिएक्शन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोगों का एल्केन टॉपिक खत्म हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन। हम लोगों ने एल्केन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का नया टॉपिक है एल्कीन। तो एल्कीन के प्रिपरेशन के जितने भी मेथड है उसमें से 2-3 को छोड़ के बाकी सारे मेथड आप लोगों को पहले से आते हैं। हम लोगों ने जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो पढ़ा था टॉपिक E1, E2 एंड E1CB, उन तीनों मैकेनिज्म में क्या बनता क्या था एल्कीन। तीनों मैकेनिज्म का हमारा प्रोडक्ट क्या था एल्कीन। तो एल्कीन बनाने के जो मेथड है उसमें से E1 भी है, E2 भी है और E1CB। तो एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए ये तीनों मेथड मैंने पहले से बता रखे हैं। अगर आपको E1, E2 और E1CB नहीं आता है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट में जाना है और आप लोगों को पढ़ना है E1, E2 और E1CB। तो वो भी क्या थे एल्कीन बनाने के मेथड थे। तो मैंने वहां पे एल्कीन बनाने के बहुत ढेर सारे मेथड बता रखे हैं, बस हम लोगों को इस सेक्शन में 2-3 नए मेथड और करने हैं।
तो हम लोग इसमें पहला मेथड करते हैं, फर्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के रिडक्शन से भी क्या बन सकता है, एल्कीन। पहले इसको समझते हैं। आपके पास ये एक एल्काइन है, R डैश ले लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आप सोचोगे कि एल्कीन बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे केस में क्या बनता है, ऐसे केस में बनता है एल्केन। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा तो वो आपके पास होगा एल्केन। अब ऐसे केस में आप दिमाग लगा सकते हो, आप सोचो कि सर 2 पाई बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन लेंगे तो एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, देखो ये निकल होता है, निकल के सरफेस, मानो निकल है, निकल के सरफेस पे क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब। तो जैसे ही एडजॉर्ब होगा तो हाइड्रोजन गैस को लेके बाहर निकलता है। अब होता क्या है, जब एल्काइन जब एडजॉर्ब होगा तो वो तभी बाहर निकलेगा जब वो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, बीच में नहीं निकलता है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, मान लो आपने दिमाग लगाया, इसको 1 मोल लिया, इसको 1 मोल लिया, सोचो 1 मोल लिया, तो आपके पास क्या बन जाए, आप सोचो कि ये 1 मोल क्या बन जाए, एल्कीन। आप सोचो कि 1 मोल ले 1 मोल ले 1 मोल एल्कीन बन जाए, ऐसा नहीं होता। होगा एक्चुअल में ये, अगर आप इसको 1 मोल लोगे, इसको 1 मोल लोगे, तो जो एल्काइन जो होगा वो 2 हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करेगा। तो वैसे केस में क्या होगा, आधा एल्काइन एल्केन बना देगा और आधा एल्काइन बचा रहेगा। फिर वैसे केस में पूरा रिएक्शन ही नहीं करेगा। मीन्स क्या है, जो मान लो ये मेटल का सरफेस है, जो एल्काइन इस पे एब्सॉर्ब होगा वो एल्केन बन के ही बाहर निकलेगा, बीच में से बाहर नहीं निकलता है। तो अगर आप इक्वल भी सोचो कि इक्वल ले और ये एक ही पाई बॉन्ड को तोड़े, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो एल्काइन जब हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करेगा तो दोनों लेके करेगा। तो इससे अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्केन। एल्कीन पे रोक पाना रिएक्शन इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से एल्कीन नहीं बना सकते। तो इसमें लिखते हैं दिस इज नॉट अ मेथड टू फॉर्म एल्कीन। तो एल्कीन बनाने का क्या है, ये कोई मेथड नहीं है, ऐसे केस में एल्कीन नहीं बनता। अब हम लोग इसके लिए कुछ स्पेशल कैटलिस्ट करेंगे। तो रिडक्शन के अंदर पहला कैटलिस्ट लिखते हैं, दैट इज लिंड-लार्स कैटलिस्ट। अब लिंड-लार्स कैटलिस्ट क्या है, ये क्या है कि इन्हीं कैटलिस्ट का कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये क्या होता है, आपके पास पैलेडियम प्लस BaSO4 आपके पास प्लस सल्फर प्लस क्या होता है, क्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर होता है। तो एक कैटलिस्ट ये है पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस सल्फर प्लस क्विनोलिन, एक कैटलिस्ट ये है। इसमें क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि क्या है, तो BaSO4 क्या है, BaSO4 एक सॉलिड होता है, पता होगा प्रेसिपिटेट। तो BaSO4 के सरफेस पे पैलेडियम को लिया जाता है। मतलब क्या लिया जाता है कि पैलेडियम ऑन द सरफेस ऑफ BaSO4। तो BaSO4 के सरफेस पे क्या लेता है, पैलेडियम। फिर क्वेश्चन आता है कि सल्फर और क्विनोलिन का काम क्या है, वो पॉइजन, तो वो पैलेडियम की पावर को घटाते हैं। पावर घटाने से क्या होगा, अब वो एल्काइन से एल्कीन तक रिएक्शन कर पाएगा और आगे का रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ये क्या होता है, आपका एक्ट एज पॉइजन। तो ये पॉइजन के जैसे काम करता है, ये पैलेडियम की पावर को घटाता है। पैलेडियम की पावर को घटाएगा तो पैलेडियम क्या होगा, एल्काइन से एल्कीन बना पाएगा, एल्केन नहीं बन पाएगा। तो एक कैटलिस्ट ये है और इसके अंदर एक दूसरे 2 कैटलिस्ट है। आपको याद रखना पैलेडियम प्लस BaSO4। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये नहीं लिखे हो तो इससे परेशान नहीं होना, बस आपको ये देखना पैलेडियम प्लस BaSO4। एक कैटलिस्ट और इसी में पैलेडियम प्लस ये CO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के सरफेस पे पैलेडियम लेना है। साथ में इसमें क्या होता है, साथ में इसमें होता है लेड, ये PD पैलेडियम, ये लेड एसिटेट।
तो साथ में लेना लेड एसीटेट, और फिर से वही सेम कि इसके सरफेस पे पैलेडियम को लेना है, और ये क्या, ये पॉइजन है, इसका काम है पैलेडियम के पावर को घटाना। तो ये दो आपके पास लिंडार कैटलिस्ट है। लिंडार कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, इसके केस में क्या बनता है, एल्काइन से एल्कीन। अब इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखना है, जहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो सिस एल्कीन बनेगा। एल्कीन के केस में देखो, एल्कीन के केस में स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कीन। और एल्कीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आइसोमेरिज्म का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि कैसा एल्कीन बनेगा, सिस या ट्रांस, तो आपको बताना इसमें सिस एल्कीन बनेगा। मीन्स क्या है इसमें, अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, ये तो कैटलिस्ट है, मान लेते आपके पास है H2 और गिवन है पैलेडियम प्लस BaSO4। नीचे वाले को इसको लिखो ना लिखो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसका रिएक्शन करने से जो एल्कीन जो बनेगा, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रखने हैं। सिस एल्कीन इसका प्रोडक्ट पे ध्यान रखना, दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड रखना है। तो ये पहला रिएक्शन हो गया लिंड-लार कैटलिस्ट, एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें सेकंड लेते हैं, सेकंड इज P2 कैटलिस्ट। सेकंड इज P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट में क्या होता है, इसमें होता है Ni2B। पहला वाला पैलेडियम का था, ये निकल बोरेन का, सेम वही, बस इतना ही कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है। और इसमें भी क्या बनाना है, सिस एल्कीन। तो ये आपके पास होगा सिस एल्कीन। और इसमें एक लास्ट थर्ड लिख लेते हैं, थर्ड आपके पास में बर्च रिडक्शन। थर्ड इज बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में क्या होगा, हम लोग यूज करते हैं इसमें Na प्लस लिक्विड अमोनिया, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, या फिर इसमें यूज होता है आपके पास लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया। तो इसमें सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लेना है या फिर लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया लेना है। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें बनता है ट्रांस एल्कीन, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। मीन्स अगर अभी आपके पास ऐसा लिखा होता Na प्लस लिक्विड अमोनिया, तो इसके मैकेनिज्म में या इसके प्रोडक्ट में आपको दोनों हाइड्रोजन अपोजिट दिखाना है, अपोजिट, तो इसका आंसर आएगा ट्रांस। तो याद रखना है बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन है, बाकी P2 कैटलिस्ट और लिंड-लार कैटलिस्ट में कैसा प्रोडक्ट होगा आपके पास, सिस, ठीक, उसमें सिस, इसमें ट्रांस, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। बर्च का हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें Na जो होगा वो जाएगा Na प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो क्या होता है आपके पास, तो ये मॉलिक्यूल है और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक साइड इलेक्ट्रॉन दे देना, तो एक साइड बन जाएगा अनायन। तो एक साइड आएगा रेडिकल, एक साइड अनायन, ये मॉलिक्यूल। अब इसका रिएक्शन करवाओ अमोनिया के साथ। हाँ, इसमें ध्यान रखना ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, तो याद रखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो इस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको अपोजिट दिखाना है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रांस क्यों बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, अपोजिट दिखाना है। इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन में, इनको अपोजिट दिखाना है। अब इसका रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ, अमोनिया का H ये ले लेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब फिर से देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, तो मीन्स इसका रिएक्शन फिर से सोडियम के साथ होगा। सोडियम का मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा R, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये
अब इसका रिएक्शन फिर से करवा दो अमोनिया के साथ, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि यहाँ पे जो एल्कीन होगा वो ट्रांस एल्कीन होगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो क्या क्या मैंने बताया अभी तक, लार कैटलिस्ट में और P2 कैटलिस्ट में सिस एल्कीन बनता है, और बर्च रिडक्शन में कौन सा एल्कीन बनता है भाई, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ये पहला मेथड है एल्कीन को बनाने का। इसके अलावा इसमें दूसरा मेथड देखते हैं, वो आपके पास है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। अगर आप ईस्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो एल्कीन भी बनता है। तो इसमें देखते क्या होता है, आपके पास ये एक ईस्टर है, इसको लेते हैं। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करो 600-700 डिग्री पर अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इसको ट्रांसफर हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। मीन्स क्या बनता है, इससे बनता है RCOOH प्लस R-CH2, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2। ईस्टर का ये वाला पार्ट एल्कीन बन जाता है, बस ये वाला पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं पर आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, इसे CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O CH2 CH3। अगर आप इसको हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए 600 या 700 डिग्री, तो क्या बनेगा CH3 COOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला एल्कीन के फॉर्म में टूट जाएगा। तो ये एक मेथड था पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसके अलावा बाकी जितने भी मेथड है मैंने E1 E2 ऐसे मतलब E1 E2 और E1 CB में सब बता रखे हैं। मैं उनको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, पर आपको सारे मेथड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में तो आप मेरा जो लेक्चर E1 पे E2 पे और E1 CB पे उसको दोबारा देखना वो। तो हम लोग इस पे लिखते हैं थर्ड जैसे फ्रॉम एल्कोहल। अगर एल्कोहल से बनाना है तो देखो एल्कोहल के केस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, हमें इसका करना है डिहाइड्रेशन, मीन्स इसको बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम लोगों को करना है डिहाइड्रेशन, मीन्स यहाँ पे क्या करना है, वाटर को बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो कौन कौन से हैं इसका लिस्ट लिखते हैं। एक है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है टेम्परेचर 160 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 160 डिग्री से कम है, टेम्परेचर 160 डिग्री से ज्यादा। तो पहला है H2SO4 प्लस हीट, दूसरा कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना मैंने कंसंट्रेटेड लिखा है, कंसंट्रेटेड H3PO4 और साथ में हीट। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में जो मैकेनिज्म होगा वो होता है आपके पास E1 मैकेनिज्म, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। E1 के बारे में आप लोग देख लेना, E1 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर में जाके E1 को पढ़ लेना, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें E1 बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बाकी इसके अलावा इसमें जो अगला जो होगा वो आपके पास क्या होगा, अगला इसमें होगा कंसंट्रेटेड, मतलब बल्कि इसमें अगला ले लेते हैं, इसमें Al2O3 और साथ में हीट। Al2O3 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें और क्या लेते हैं, और एक होता है P2O5 और साथ में हीट। तो इन दोनों में जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E2। तो ये E2 मैकेनिज्म है। Al2O3 एंड P2O5 भी ले सकते हैं, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सब में क्या होगा, अल्कोहल से बनता है एल्कीन। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए ये रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। बाकी अगर E1 E2 को डिटेल में देखना है तो आप loग क्या करना, वही रिएक्शन मैकेनिज्म वाले वीडियो में जाना और उनको दोबारा वॉच करना। अब इसमें फोर्थ करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें आपके पास भाई RCHCH2, यहाँ पे X और यहाँ पे H।
इसमें अगर आप जैसे कोई एल्कोहलिक KOH मतलब एल्कोहलिक KOH का यूज करोगे तो ये बाहर आ जाएगा और प्लस बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और एक हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलता है, तो डिहाइड्रो और हेलोजिनेशन, तो इसमें दोनों बाहर निकलता है। तो इसमें जो रिएजेंट जो यूज करते हैं, तो देखो रिएजेंट जो होता है तो वो कौन कौन से होते हैं इसमें रिएजेंट जो यूज करना है वो आपके पास क्या है, इसमें रिएजेंट जो होता है सबसे पहले जो लिखा है वही लिख लेते हैं, वो आपके पास है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब ये कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो एल्कोहल है, तो इसका मतलब होता है RO-। नॉर्मली एल्कोहल होता है इथेनॉल, तो इसको ऐसा भी लिख के आ सकता है KOH और साथ में लिख के आता है C2H5OH, J और ये एक ही है। या फिर ये ऐसा भी लिख के आ सकता है वही C2H5O-K+। अगर आप इथेनॉल का रिएक्शन बेस के साथ करोगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जे लिखा है, जे लिखा है, जे लिखा है, बात एक ही, ये रिएक्शन करवाना है, ऐसा लिख के आ सकता है। या इसमें रिएजेंट हो सकता है NaNH2, तो ये रिएजेंट भी ले सकते हैं, या इसमें हो सकता है KNH2। मींस आपको यहां पे लेना होता है NH2-, या आप यहां पे रिएजेंट ले सकते हो वही आपके पास CH3CH3CH3O-K+, ऐसा लिख के, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये क्या टर्सरी T, और ये आपके पास क्या होगा ब्यूटॉक्साइड आयन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे TBuO-K+। तो ये इसका शॉर्टकट होगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आप यूज करोगे तो एल्किल हैलाइड से बनेगा एल्कीन। और इनके ये जितने भी लिखे हुए सारे के सारे में मैकेनिज्म में E2, तो इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो E2 वाला क्लिप आपको फिर से देखना है। तो आप कोई भी लोगे तो इससे क्या बनेगा आपके पास एल्कीन। तो ये एल्कीन बनाने का क्या था, फोर्थ मेथड था। बाकी इसके अलावा एक फिफ्थ लेते हैं, वो आपके पास होता है फ्रॉम क्वाटनरी अमोनियम आयन, क्वाटनरी अमोनियम आयन। अगर आपके पास कोई नाइट्रोजन है और इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम आयन। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कहलाएगा क्वाटनरी अमोनियम आयन। अगर आप क्वाटनरी अमोनियम आयन को अगर किसी बेस के साथ हीट करते हो, किसी बेस के साथ हीट करोगे तो एल्कीन बनेगा। अगर आप इसको किसी बेस के साथ हीट करोगे तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन। तो इसमें ध्यान रखना एल्कीन बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें CH3 CH2N पॉजिटिव CH3 CH3 और CH3, अगर आप इसको OH माइनस के साथ अगर आप इसको हीट करते हो तो देखो एल्कीन तो इधर बन सकता है, इधर कार्बन है, बाकी तो कार्बन ही नहीं है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है N और CH3 3 टाइम, ये तो यही हो जाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये बेस H को लेके बनाएगा वाटर, तो ये बन गया OH H को लेके बनाया वाटर, तो ये हमारा बना एल्कीन। तो ध्यान रखना इससे क्या बनता है एल्कीन। और बाकी इसके बारे में भी जानना है ध्यान से, तो इसके लिए मैं एक आज मैंने आज ही एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया, इसको देख लेना आप लोग। वो है E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन मैकेनिज्म का हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने पढ़ा है E1CB। तो E1CB को आप लोग देखना, इसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो मैंने पहले से कहा है कि अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो देखो, E1 को देखो, E2 को देखो और E1CB को देखो। तो इससे भी क्या बनता है एल्कीन। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से भी क्या बनता है एल्कीन। इसके अलावा
एक दो और मेथड देख लो, बहुत छोटे मोटे मेथड। 6th क्या है आपके पास, अगर दो हैलोजन है, इसका रिएक्शन अगर आप जिंक डस्ट के साथ करते हो तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये लिख लो, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, जिससे भी क्या बनता है, J और प्लस साथ में क्या बनेगा, ZnH2। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी आपके पास बनता है एल्कीन। तो ये भी एल्कीन बनाने का एक वन ऑफ द मेथड, इससे भी आपके पास बनेगा एल्कीन। और एक मेथड और कर लेते हैं, अगर आपके पास ऐसे CHX और CH2X होता है, दो हैलोजन है, और अगर आप इसका रिएक्शन करते हो NaI साथ में लिए एसीटोन, NaI और एसीटोन, तो फिर से दोनों हैलोजन को बाहर निकालना है और आपके पास बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। तो इससे भी एल्कीन बनेगा। तो हम लोगों ने एल्कीन को बनाने के सारे मेथड सीखे। एल्कीन को बनाने में एक्चुअल में एक ही मेथड मेन है जो आपको बताना था, वो था रिडक्शन ऑफ एल्काइन से बनता है एल्कीन। बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी मेथड क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं का मतलब इसके अलावा बाकी जो मेथड थे मैंने ऑलरेडी E1 E2 और E1 CB में पढ़ा रखा है। तो अगर आपको एल्कीन बनाने के और मेथड सीखने हैं तो आप E1 के, E2 के और E1 CB के वीडियो लेक्चर को दोबारा देखो। अब मैंने आपको पहले ये कहा था कि तीनों में, एल्कीन में और एल्काइन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एल्कीन। तो एल्कीन का एक्चुअल में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग अगले लेक्चर से क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन।